अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाज़िर हुआ एक नए टॉपिक के साथ। आप देख रहे हैं स्टडी कॉर्नर। टॉपिक का नेम है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मलेशिया। हम इस लेक्चर में दर्जन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में हम हिस्ट्री देखेंगे मलेशिया के कि आज तक वहाँ पे जो आज मलेशिया वो कहाँ कैसे इस मुकाम तक पहुँचा है। बाद में हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स देखेंगे। फिर हम द किंग ऑफ मलेशिया के बारे में देखेंगे, उसके पावर एंड फंक्शंस। फिर हम देखेंगे द प्राइम मिनिस्टर के पावर एंड फंक्शंस। फिर द कॉन्फ्रेंस ऑफ सुल्तान्स को पढ़ेंगे। फिर उनकी पार्लियामेंट को देखेंगे कि वो कैसे कंप्राइज करती है और कैसे कानून बनाती है। फिर हम पढ़ेंगे फेडरेशन एंड स्टेट। फिर हम मलेशिया की जुडिशरी को पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ और एंड पे हम इसको कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि जो मलेशिया उसकी जियोग्राफी इस तरह है कि वो साउथ ईस्ट एशिया में है, कि उसकी लोकेशन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया है। उसके टू रीजन्स हैं, जैसे वेस्ट एंड ईस्ट मलेशिया, मगरबी और मशरकी मलेशिया। ये एक फेडरेशन सिस्टम है। फेडरेशन मीन ये है कि उसके सूबे हैं, 13 स्टेट्स हैं। और ऐसे हमारे इस्लामाबाद वो किसी भी सूबे में भी नहीं आता। इस्लामाबाद एक फेडरल स्टेट है। उसके अंदर जो मलेशिया की फेडरल टेरिटरी है उसके अंदर 3 इलाके हैं, कोलमपुर, लबनान, पुतराजिया। बाद में वहाँ पे मलेशिया पे मल्टी रेसिज्म का निज़ाम है। मल्टी रेसिज्म का मतलब है वहाँ पर बहुत सारी अक़वाम के लोग रहते हैं। मेन इंडियन है, वहाँ पे चाइनीज़ हैं और मलेशियन लोग हैं। और उन्होंने अपनी स्टेट को मुख्तलिफ किंगडम्स में डिवाइडेड इंटू स्मॉल किंगडम्स में तकसीम किया हुआ है। पहले हम अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं। ये पुर्तगीज़ ने इसको कब्ज़ा किया था 1511 में। बाद में डच ने इस पर कब्ज़ा किया 1648 पे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे वो उन्होंने कॉलोनाइजेशन शुरू की हुई थी, बरसगीर पे भी कब्ज़ा किया हुआ था। उन्होंने 1786 में मलेशिया पे कब्ज़ा कर लिया। देन वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी वेस्ट मलाया यूनियन। उन्होंने मलेशिया को फेडरेशन ऑफ मलेशिया का एक रुतबा दिलाया 1948 में। 1957 में मलेशिया आज़ाद हो गया उनसे, ब्रिटिश से। 1957 और 63 के दरमियान जो मलेशिया का पुराना नाम था ना, उसमें मलाया था। फिर इसमें सिंगापुर, सबा, सारावाक ऐड हुए तो ये 1963 में मलेशिया बन गया। दैन इसके कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये देखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 1957 में बना मलाया का, लेकिन जब ये तीनों इलाके साथ मिल गए तो वह मलेशिया बन गया। जो मलेशिया में निज़ाम है वो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि जमहूरियत भी है और बादशाहत भी है, दोनों है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स को। 31 अगस्त 1957 इस डेट को उन्होंने, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इस डेट को वो प्रोमलिगेशन बना था। बाद में वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टिव मोनार्की। बाद में जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। 2 टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक रिटन, अनरिटन। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है मलेशिया का, उसके 181 आर्टिकल्स हैं और 13 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल से मीनिंग है कि चैप्टर्स लगा सकते हैं, बुक के टाइप में 13 चैप्टर हैं और 181 आर्टिकल हैं। फेडरल सिस्टम है, बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, जैसे 2 ऐवानी मुकर्रर है। पाकिस्तान में कौमी असम्बली, एक सेनेट है। जो वहाँ हमारा सेनेट अपर हाउस है ना, वहाँ पे जो अपर हाउस है वो है दीवान नागरा। वहाँ पे इंटरेक्ट वोटिंग होती है। इंटरेक्ट वोटिंग का मतलब ये है कि हम अवाम उसको इलेक्टिंग करते हैं, हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो उसको जाके इलेक्ट करते हैं। लोअर हाउस है दीवान राकिया, डायरेक्ट वोटिंग, कि अवाम अपने नुमाइंदों को डायरेक्ट वोट करती है, वो मुंतखब होती हैं। तो वो लोअर हाउस, जैसे हमारी कौमी असम्बली है, MNA वगैरह होते हैं, तो वो वहाँ पे जाके मुंतखब होकर वहाँ पे लोअर हाउस में अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेटिक का मतलब जमहूरियत है, वहाँ पे हम लोग आवाम वोट कर सकती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पावर्स टू PM है। वहाँ पे ये बात है, प्रेसिडेंशियली और पार्लियामेंट्री में ये फ़र्क होता है कि पार्लियामेंट्री में जो सारी पावर्स होती हैं वो PM के पास होती हैं, प्रेसिडेंशियली में प्रेसिडेंट के पास होती हैं। जुडिशरी जो अदलिया है वो आज़ाद है अपने फैसलों में। ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज़, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि वहाँ पे मल्टी रेसिज्म है, तो इसी वजह से मल्टी पार्टी सिस्टम है। स्टेट रिलीजन ऑफ मलेशिया जो है वो है इस्लाम। अगर आपने उस कानून में कोई भी अमेंडमेंट करनी है, तरमीम करनी है, तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों ईमानों से। वहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स है, बादशाहों की, मुख्तलिफ स्टेट्स के बादशाह, हर स्टेट के बादशाह, उनके कॉन्फ्रेंस है। वो एक अपना जो सबसे बड़ा किंग है उसको सिलेक्ट करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स में। 9 स्टेट रूलर्स टू चूज़ सुल्तान, ये लिखा हुआ है कि 9 स्टेट्स के रूलर्स होते हैं, वो अपने में से एक को सुल्तान चूज़ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं द किंग ऑफ मलेशिया। किंग की मिसाल जैसे पाकिस्तान का सदर है ना, इस तरह की मिसाल है कि वो एक नॉमिनेटिव शख्स है। उसकी जो पावर है वो वज़ीर आज़म की रज़ामंदी के साथ है।
वो सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट होता है, इलेक्टेड थ्रू इलेक्शन, वो इलेक्शन के थ्रू होते हैं। इसी वजह से कहता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के जो बादशाह है वो भी इलेक्ट होता है। वो इलेक्ट कैसे होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स में 9 सुल्तान होते हैं, वो उसको सिलेक्ट करते हैं, अपने में से एक बंदे को वो सिलेक्ट करते हैं। एक जो किंग होता है उसकी जो मुद्दत मुलाजमत होती है ना वो है 5 ईयर्स, 5 साल में 5 साल उसकी मुलाजमत मुद्दत होती है। वो अपना एक अपॉइंट डिप्टी किंग टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपना एक डिप्टी किंग को अपॉइंट करता है टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप अपनी मदद करने के लिए। अब हम देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ किंग ऑफ मलेशिया। एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, उसके मुकन्ना कानून साजी में और अदालती सब जगह में उसके पावर और फंक्शन है। हेड ऑफ द स्टेट है, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, वो पीएम को मुंतखब करता है। पीएम का मतलब यह है कि जो पार्टी की सबसे ज़्यादा होगी कौमी असम्बली में सीट्स, उसको पीएम जो वो नॉमिनेट करेंगे उसको अपॉइंट करता है, बस सिग्नेचर करता है, सिग्नेचर वाला साहब। अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट, जब पीएम बनेगा वो अपनी कैबिनेट बनाएगा तो उसको भी वो अपॉइंट करेगा। कमांडर ऑफ आर्म्स फोर्सेस, जितनी वो उनकी आर्मी वगैरह है उसका वो कमांडर ऑफ चीफ है। जैसे हमारे कमांडर ऑफ चीफ इस वक्त वो हैं सदर आरिफ अलवी साहब। अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर्स, जितने भी दूसरे मुल्कों में एम्बेसडर्स भेजने उसको वो अपॉइंट करेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड चीफ जस्टिस, जजेस और चीफ जस्टिस को वो इंतखाब करेगा। अब यहाँ बात ये देखने वाली है कि जितने भी इसके इख्तियार हैं ना वो इख्तियार एक बराए नाम ही है, सारी इख्तियार पीएम के पास है। वो बस एक सेरेमोनियल तौर पे उससे सिग्नेचर वगैरह लेता है, तो उन्होंने जो पीएम कहेगा उसके ऊपर सिग्नेचर कर देने हैं। आगे हम देखते हैं ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। जैसे वो जो सदर था किंग साहब थे वो थे हेड ऑफ द स्टेट, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द पार्लियामेंट कह सकते हैं, दीवान राकियत, कौमी असम्बली जिस तरह हमारी है, ये लोअर हाउस के हेड है। अपॉइंटमेंट बाय किंग, इनको किंग अपॉइंट करता है। पावर एंड फंक्शंस, अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट, अपनी कैबिनेट ये बनाते हैं। अपॉइंट फेडरल डिप्टी मिनिस्टर्स, अपने अंडर जिस तरह हमारे वज़ीर वगैरह हैं, वज़ीर मवासलात हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर दाखिला हैं, इस तरह के उनके डिप्टी मिनिस्टर कहा जाता है। डिप्टी मिनिस्टर्स, वज़ीर ख़ारजा वगैरह जो वज़ीर हैं हमारे फेडरल सतह पे उनको कहते हैं फेडरल डिप्टी मिनिस्टर। सेनेटर्स होते हैं 70 सेनेटर्स हैं, उसमें से 44 सेनेटर्स वो पीएम ने सेलेक्ट करने होते हैं। अपॉइंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को सुपीरियर कोर्ट करते हैं वो। सुपीरियर कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, ये देखें आप पहले लिखा हुआ था कि वो अपॉइंटमेंट करते हैं किंग, लेकिन किंग को ये भेजेंगे नाम तो ये अपॉइंट करेंगे, किंग तो सिर्फ सिग्नेचर करेंगे। द कॉन्फ्रेंस ऑफ सुल्तान्स, जैसे मैं बता चुका हूँ कि वो फेडरल सिस्टम है तो वहाँ पे 9 सुल्तान है, हर स्टेट का एक अलग सुल्तान, उनकी एक कॉन्फ्रेंस बनी हुई है कॉन्फ्रेंस ऑफ सुल्तान्स। इसके पावर और फंक्शन कॉन्फ्रेंस ऑफ सुल्तान के ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ किंग करते हैं। ये 9 लोग होते हैं, ये आपस में बैठ कर एक बंदे को किंग सेलेक्ट कर देंगे जो पूरे मुल्क का किंग होगा। रिमूवल ऑफ किंग, जैसे ये सिलेक्ट करते हैं ये किंग को रिमूवल भी कर सकते हैं। सिंबल ऑफ फेडरेशन, ये फेडरेशन की एक अलामत है कि हम एक फेडरल स्टेट है, तो इसलिए ये सिंबल ऑफ फेडरेशन है कि हम फेडरल सिस्टम में हमारा एक यूनिटी की अलामत है एक। द पार्लियामेंट, अब हम पार्लियामेंट देखेंगे मलेशिया की, ये इनैगुरेट हुई थी जिसका इफ्तिताह हुआ था 11 सितंबर 1959, 11 सितंबर 1959 में इसका हुआ था इफ्तिताह। इसके 2 हाउसेज जैसे हमारे यहाँ सेनेट और कौमी असम्बली। सेनेट जो है हमारा उसको वो कहते हैं दीवान नागरा। इंडायरेक्ट वोटिंग, इसके 70 मेंबर हैं, 40 इलेक्टेड बाय पीएम, 4 होते हैं जो फेडरल टेरिटरीज, उसमें तीनों में से 4 लोग आते हैं, और 13 स्टेट्स हैं तो हर स्टेट में से 2-2 आते हैं, 26 वो, तो ये हो गए 70। तो ये इंडायरेक्ट वोटिंग है। डायरेक्ट वोटिंग का मतलब है कि जैसे हमारी क्लास में 4-5 कैंडिडेट थे वो सिलेक्ट हो गए, उन्होंने आगे एक बंदे को सिलेक्ट कर दिया, हमने उनको वोट नहीं दिया, उस बंदे को वोट नहीं दिया, हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने उनको सिलेक्ट किया। इस तरह इंडायरेक्ट वोटिंग होती है, इलेक्टोरल सिस्टम कहते हैं इसको। बाद में आते हैं दीवान राकियत, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जैसे हमारे मुल्क में कौमी असम्बली वगैरह के लिए इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ पे दीवान राकियत है तो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। उसके 222 मेंबर्स, ये पॉपुलेशन की बुनियाद पे किसी स्टेट की ज़्यादा सीट्स होगी, किसी की कम होगी। इसकी टर्म है 5 ईयर्स। वोटिंग एज मिनिमम, जैसे पाकिस्तान में वोटिंग एज करने के लिए हमारी 18 साल होनी चाहिए, तो बरतानिया में ये वोटिंग एज 21 ईयर्स है। अब हम पावर एंड फंक्शंस देखते हैं द पार्लियामेंट के। बिल पासिंग, कोई भी बिल पास होना होता है तो वो पार्लियामेंट से पास होता है, फिर सदर साहब के पास जाता है। डिबेट ऑन बिल्स, कोई भी बिल्स आएगा उस पर डिबेट करनी है, जैसे हमारे इधर बिल आता है ख़जाना वगैरह का या कौमी सलामती वगैरह का, तो उस पर बिल्स पे हम डिबेट करते हैं, हम जो एमएनए वगैरह करते हैं। इन्वेस्टिगेशन एंड अगेंस्ट एनी डिपार्टमेंट, जैसे नैब है हमारे मुल्क में और कई तरह के महकमे हैं,
उनके ख़िलाफ़, रेलवे के ख़िलाफ़ अगर इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो वो कमेटियाँ बनी होती हैं, तो वो उनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कमेटी सिस्टम बना होता है। चेक्स ऑन जुडिशरी एंड एग्जेक्टिव, अदलिया और जो मुकन्ना है उसको भी हम लोग वो चेक्स ऑन जुडिशरी एंड एग्जेक्टिव कर सकते हैं। और ये भी सिंबल ऑफ फेडरेशन एंड स्टेट। या द जुडिशरी, हाईएस्ट कोर्ट इन मलेशिया इज़ द फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। 2 हाई कोर्ट्स बिलो, जैसे हम जानते हैं कि मलेशिया के 2 पार्ट्स हैं, वेस्ट मलेशिया एंड ईस्ट मलेशिया। एक हाई कोर्ट है, उसके नीचे 2 हाई कोर्ट और हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे 2 हाई कोर्ट, एक वेस्ट मलेशिया में, एक ईस्ट मलेशिया में। इसके नीचे और मुख्तलिफ कोर्ट्स वगैरह हैं, जैसे हमारे सेशन कोर्ट्स वगैरह होती हैं। इसके हैं पावर एंड फंक्शंस जो हैं जुडिशरी के, वो ये हैं: एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव, लॉ प्रोटेक्टर। के जो एग्जेक्टिव वो सही काम कर रही है, कोई कानून उन्होंने ऐसा तो नहीं बनाया, कोई काम ऐसा तो नहीं कर रहे जो कानून के मुखानी है। लेजिस्लेटिव के में ये देखते हैं कि कोई कानून उन्होंने ऐसा बना दिया, जैसे शराब को उन्होंने कहा इजाज़त है, तो ये तो हमारी रीजन इस्लाम है, तो ये तो पाबंदी है ना, तो वो उस पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे। चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है। बाद में लॉ प्रोटेक्टर, कि कानून को कोई आइन को शिकनी तो नहीं करता, उसको लॉ प्रोटेक्टर। फेडरेशन डिस्प्यूट्स, मुख्तलिफ स्टेट्स के दरमियान ना, जो 13 स्टेट्स हैं उनके दरमियान कोई मसला चलता रहता है। पाकिस्तान में पंजाब और सिंध के दरमियान पानी का मसला रहता है, तो इस तरह वो उन्होंने 2 जो फेडरेशन में मामला हैं उसको भी हल करना होता है। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ इन मलेशिया की, आप जानते हैं कि मल्टी रेसिज्म है, तो इस वजह से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उनका डिफरेंट आइडियालॉजीज़ हैं। जब भी कोई हुकूमत बनती है, जैसे हमारे भी कोई सिंपल मेजोरिटी नहीं ले सकता पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़ हैं, तो उनको अलाइंस करने पड़ते हैं। इसी तरह मलेशिया में भी उनको अलाइंस करने पड़ते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। अब हम देखते हैं इनकी मेजर पार्टीज़ क्या हैं। पहली पार्टी जो है वो मलेशियन इंडियन कांग्रेस है। इस पार्टी में इंडियन बहुत ज़्यादा तादाद में है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि मलेशिया एक मल्टी रेसिज्म मुल्क, इसमें इंडियन, चाइनीज़ और मलेशियन बहुत ज़्यादा हैं। तो ये पहली पार्टी है मलेशियन इंडियन कांग्रेस है। दूसरी पार्टी है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी। तीसरी पार्टी है मलेशियन चाइनीज़ एसोसिएशन। तीसरी पार्टी में चाइनीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हम अब इसको कंक्लूड इस तरह करते हैं कि मलेशिया इज़ अ कंट्री ऑफ मल्टी रेसिज्म देयर इज़ फेडरेशन सिस्टम, के ये कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी ज़ातियात के आदमी रहते हैं, तो वहाँ पे एक फेडरेशन सिस्टम है टू कंट्रोल दिस। अब मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट और चैनल को